हेलो एवरीवन, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आजकल एमसीक्यू सीरीज। तो एमसीक्यू सीरीज जो आपके आगामी एग्जाम के लिए जो मध्य प्रदेश पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो एग्जाम है उसके लिए जनरल अवेयरनेस फ्रॉम पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस जो है उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्लाइटली पता होना चाहिए। अगर वो हमको जानकारी है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी सीरीज में हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे और आपके लिए ये डिस्कशन लेके आए हैं। डिस्कशन इसलिए ताकि डिस्कशन अगर आप लोग सुनते हैं तो आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी जानकारी होती है, जिससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन सही होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज ए कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री विद्युतीकरण योजना। प्रधानमंत्री विद्युतीकरण जो योजना है इनमें से कौन सी स्कीम है जो उसका एक पार्ट है। तो हम देखते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत विद्युत विकास योजना। दूसरा है वन नेशन वन कार्ड स्कीम। तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और चौथा है उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, यानी उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रधानमंत्री के विद्युतीकरण योजना का एक भाग है। तो पहले हम इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो एकीकृत स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया था 2014 में 3 दिसंबर को। वन नेशन वन ग्रिड स्कीम was started in 2021. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना was started in 2014 also, and उज्ज्वला was in 2015. ये 2015 में डिस्कस किया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए चलाई गई योजना है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज दीनदयाल उपाध्याय योजना। Apart from that, you should know about the other topics also, other schemes also, as I told you about integrated power development schemes, one nation one grid schemes। तो उनके ईयर्स आप याद रखेंगे कौन सी स्कीम को किस वर्ष में लॉन्च किया गया है। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने कोप 2006 या 226 के दौरान निम्नलिखित 5 सूत्रीय प्रतिज्ञा पंचामृत का वचन दिया है। इनमें से कौन सा कथन सही है। कोप क्या है। कोप जलवायु यूएन यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी के द्वारा चलाया गया एक क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कन्वेंशन है। और इसको जो कोप 26 है ये हुआ है अभी 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2021 में इसको बुलाया गया है। और इसमें एक टारगेट रखा गया था कि 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 50% बढ़ाना है। अक्षय ऊर्जा से मतलब है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनका परसेंटेज टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में बढ़ाना है, जिससे कि हम कार्बन एमिशन को कम कर सकें, पॉल्यूशन को कम कर सकें। ये इसमें एक टारगेट रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दिस वन, जिससे कि हम लोग 2030 तक आगे आने वाले 7 सालों में हम अपनी जितनी भी अक्षय ऊर्जा के साधन हैं, जैसे बायोगैस है, सोलार एनर्जी है, इन सब का परसेंटेज बढ़ाएंगे। लगभग 50% जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो इन सारे सोर्स से होगा। और जितना ही अक्षय ऊर्जा के साधनों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज किया जाता है उतना ही कार्बन एमिशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो हम क्लाइमेट चेंज के आदर्श को, मॉडल्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए उसका ये लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में कोप 26 के दौरान निम्नलिखित 5 सूत्रीय प्रतिज्ञा पंचामृत का वचन दिया गया है। तो इसमें पहला है 2070
तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। यानी 2070 तक हम लोग कार्बन का एमिशन बिल्कुल कम कर देंगे, जिससे कि क्लाइमेट चेंज पर तेजी से कंट्रोल किया जा सकेगा। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन को 50% तक बढ़ा लेंगे। ठीक है, 2030 तक ही ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ा लेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को 50% तक की कमी को भी हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे जो टारगेट उसमें रखे गए हैं, उनमें से वो टारगेट जो उसमें एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन में, वो हम लोगों ने टिक कर दिया है कि हिस्सेदारी को हम लोग 50% तक कम कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना इसको किया गया 1989 में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पावर ग्रिड की स्थापना 1989 में किया गया एट द टाइम ऑफ चीफ मिनिस्टर मोतीलाल वोरा, 1989। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साधन है, इस कंपनी की स्थापना 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को किया गया। भारत सरकार की 51% की हिस्सेदारी है और शेष संस्थान निवेशकों और जनता की हिस्सेदारी है। यानी ये इंडिया की बहुत लीडिंग पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में से एक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का दूसरा नाम क्या है? इस योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा एक नया नाम दिया गया सौभाग्य योजना, क्योंकि ऐसा माना गया कि आज़ादी कितने साल बाद भी लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो निश्चित ही यह लोगों का दुर्भाग्य रहा होगा। उनको दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए उनको बिजली आपूर्ति जो देने की योजना बनाई गई, उसका नाम सौभाग्य योजना रखा गया। बाकी इन स्कीम्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना में घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। इस योजना में विद्युतीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना है और आप देख रहे होंगे कि 2017 तक 2018 तक तेजी से बहुत सारे एरियाज का जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रारंभ कर दी गई है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी, अगर हम लास्ट डिस्कशन को देखेंगे तो हम लोग देखा कि कर्नाटक में शरावती नदी पर एक डैम, एक वाटरफॉल बना हुआ है और उस वाटरफॉल की जो हाइट है 464 मीटर है और वह छोटे छोटे कई हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे एक पार्ट है उसका जिसको कहते हैं राजा, एक पार्ट है जिसको कहते हैं रानी, एक पार्ट है जिसको कहते हैं रोबर्ट और एक पार्ट है जिसको कहते हैं अरोअर। इन सबको मिलाकर के बना हुआ है महात्मा गांधी वाटरफॉल। महात्मा गांधी वाटरफॉल, ये वाटरफॉल बना हुआ है। इसका दूसरा नाम है जोग गरसोप्पा, इसको जोग गरसोप्पा भी कहा जाता है। शरावती नदी पर बना हुआ है, शरावती नदी पर, और ये 1902 की परियोजना है, 1902 में बनाई गई परियोजना है और इसीलिए उस पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से उसको जाना जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? मतलब जहां जहां थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उनमें से कौन कौन से थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां कहां पर है, ये हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज फिर हम ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस सी, एक है तलचर जो प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है, इसका सही आंसर है तलचर इज इन ओडिशा, तो तलचर उड़ीसा में है। नेक्स्ट वन इज कोरबा, उत्तर प्रदेश। कोरबा थर्मल पावर, ये भी गलत है, कोरबा थर्मल पावर है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद है कावस, कावस गुजरात में है, एकदम सही है। रामागुंडम, रामागुंडम पे नहीं है, दैट इज इन तेलंगाना, दैट इज इन तेलंगाना।
तो ये उड़ीसा में है, ये छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है। ये बिल्कुल सही आंसर है। कवास प्रोजेक्ट गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी कवास टाउनशिप सूरत में गुजरात गैस लिमिटेड पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन गैस के साथ मिश्रित पाइप नेचुरल गैस की आपूर्ति की जाती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन गैस के साथ मिश्रित पाइप गैस का यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है जिसकी हम लोग अभी चर्चा किए थे, अक्षय ऊर्जा के साधन। अक्षय ऊर्जा के वे साधन जिनका कभी क्षय नहीं होगा, जिनकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। जैसे कोल है, तो कोल एनर्जी का ऐसा सोर्स है जिसके खत्म होने के, जिसके समाप्त होने के खतरे बने हुए हैं, क्योंकि उसको माइन करके निकाला जाता है और एक समय ऐसा आएगा कि कोयले की आपूर्ति कम हो जाएगी और कोयला कम होने लगेगा। इसलिए हम लोग नॉन कन्वेंशनल यानी अक्षय ऊर्जा के साधनों का तेजी से तलाश कर रहे हैं और ऐसे नए नए साधनों को खोज रहे हैं जिससे कि हम ऊर्जा की सप्लाई है उसके लिए ऐसे साधनों पर, पारंपरिक साधनों पर, ट्रेडिशनल साधनों पर निर्भर नहीं रह पाए। तो दैट इज आवर मोड ऑफ एनर्जी। तो इसमें आप देखेंगे कोयला, कोयला एक पारंपरिक साधन है, ट्रेडिशनल है, ये नॉन ट्रेडिशनल नहीं है। पेट्रोलियम यानी जीवाश्म ईंधन, ये भी ट्रेडिशनल है, ये भी कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल नहीं है। नेचुरल गैस, ये भी कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल नहीं है। ये भी कन्वेंशनल है, ये भी कन्वेंशनल है। ये सब क्षय ऊर्जा के साधन हैं। बायोगैस है जो कि क्षय गैस का साधन नहीं है, बल्कि यह एक अक्षय ऊर्जा का साधन है। अक्षय ऊर्जा नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल है अक्षय। तो इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारा टारगेट है वो टारगेट ये रखा गया है कि आगे आने वाले 2030 तक हम लोग जितने भी एनर्जी हमारे यहाँ बन रही है, जितनी भी पावर जनरेट हो रही है, उस पावर में सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो किसका है? ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको लगभग आधा करके आधी हिस्सेदारी हम लोगों को नॉन कन्वेंशनल की करनी है, जिससे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज पर बहुत अच्छा काम कर पाए। नेक्स्ट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब नॉन कन्वेंशनल हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, तरंग ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा को शामिल किया गया है। इसे नवीनीकरण अथवा अक्षय ऊर्जा, जो कभी भी समाप्त ना हो, स्रोत भी कहा जाता है। यह बायोगैस जैव ऊर्जा का एक रूप है। जैविक पदार्थों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। बायोगैस मुख्यतः पौधों और कूड़े कचड़ों से प्राप्त की जाती है। पौधों से बायोगैस प्राप्त करने के लिए तीव्र विकास वाले पौधों को बेकार पड़ी जमीन पर उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है ना? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कौन सा एनर्जी का सबसे बैड सोर्स है, कौन सा एनर्जी का सबसे अच्छा यानी कि गुड सोर्स है। तो जो डिसीजन गुड और बैड का जो होता है वो उस पर बेस करता है कि कौन पॉल्यूशन को कितना ज़्यादा क्रिएट करता है। तो पॉल्यूशन कम करने के लिए अगर हम देखेंगे थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा की बात करेंगे, जो कोयले से बनती है, इसमें कार्बन एमिशन बहुत हाई होता है, इसलिए इसमें वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी जो पॉल्यूशन है, एनर्जी पॉल्यूशन है, वो अधिक होगा, लेकिन इससे कम होगा, तो इसमें भी पॉल्यूशन होगा। न्यूक्लियर एनर्जी में तो आप जानते हैं रेडियो एक्टिव चीज़ें एमिट होती हैं, रेडियो एक्टिव चीज़ों का उत्सर्जन होता है जो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है न्यूक्लियर एनर्जी में। इसलिए इसके प्लांट्स ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जिसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो समुद्र में मिला दिया जाए या ऐसी जगह पर छोड़ा जाए जिससे कि ह्यूमन पर इसके प्रभाव कम पड़े। हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट इसीलिए देरी से शुरू हो पाए क्योंकि उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ से उससे जो उत्सर्जित होने वाली रेडियो एक्टिविटी है उससे वहाँ के रहने वाले लोगों में आम जनजीवन बहुत प्रभावित होगा। जैसे समुद्र में सीधा उसको छोड़ा जाएगा तो मछलियों के मर जाने का बहुत खतरा होगा। इसीलिए इस प्लांटों को बनाने के लिए एनवायरनमेंट इन सब का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया जाता है जिससे कि कम से कम पॉल्यूशन हम लोग कर पाए। सोलर एनर्जी इज वन एंड ओनली सोर्स दैट इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो सबसे कम
लो पॉल्यूशन करता है, यानी कि कोई पॉल्यूशन करता ही नहीं है। तो इन सब में सबसे कम कौन करेगा? सोलार एनर्जी करेगा। तो इसका सही आंसर होगा सोलार एनर्जी। नेक्स्ट वन, which of the following reports is issued by the International Energy Agency, IAE, इंटरनेशनल एनर्जी सी? इसका है कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है? तो आप इसमें देख पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है जो वियना से काम करती है, वह विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को इशू करती है। यह रिपोर्ट को इशू करने की जिम्मेदारी आईईए के पास है, आईईए के पास है। बाकी की जो रिपोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है। आईए द्वारा विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इट वाज द आवर करेक्ट ऑप्शन, वी हैव टू चूज। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें आप देखेंगे पावर न्यूक्लियर पावर एटॉमिक स्टेशन है, तारापुर महाराष्ट्र में है। तो तारापुर महाराष्ट्र में है तो ए का होना चाहिए 4, ठीक। नेक्स्ट वन इज रावत भाटा, और रावत भाटा है राजस्थान में, उसका होना चाहिए 3। एंड नेक्स्ट वन इज काकरपाड़ा, काकरपाड़ा है गुजरात में। और कैगा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये है कर्नाटका में, कर्नाटका में। तो करेक्ट आंसर होगा ए का 4। तो ए का 4 इस पर है, ए का 4 है, बी का 3 है। तो करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में भी अपने लेक्चर में कि जब भी हम अगर पावर स्टेशन पढ़ते हैं, चाहे कोई भी पावर स्टेशन हो, तो उनके बारे में ये पता होना चाहिए कि उनकी लोकेशन कहाँ है। कि कभी कभार जनरल अवेयरनेस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन या न्यूक्लियर पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ये हमको पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमारा आया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, और उसमें हमने ये टारगेट रखा था कि इंडिया में बहुत सारी हम लोग कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज लगाएंगे। उसके बाद तीसरे 5 ईयर प्लान में भी इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट को सॉरी कंटिन्यू किया गया, जिसके तहत 1964 में भोपाल में भेल की स्थापना की गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई 1964 में। और इसको लगाने में जो मदद की थी भारत सरकार की, वो मदद की थी ब्रिटेन ने, ब्रिटेन ने इसकी मदद की थी इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड की हेल्प से एक कारखाना भारत में स्थापित किया गया जो भोपाल में है, और व्यापक पैमाने से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाने वाला, इलेक्ट्रिक इंजन को बनाने वाला, ट्रांसफार्मर को बनाने वाला एक सेक्टर है जो बहुत तेजी से सेंट्रल इंडिया में बढ़ रहा है। नेक्स्ट, चंद्रपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? चंद्रपुरा औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में? भारत मध्य प्रदेश में बहुत कम इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश में जो बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, जैसे उसमें छिंदवाड़ा के पास बना हुआ है एक बड़ा सेंटर है, भरवेली का जो रीजन्स है वो है, एक इंदौर के पास पीथमपुर बना हुआ है, भोपाल के पास मंडीदीप में बना हुआ है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। जैसे ही भिंड डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है मालनपुर, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया है एक। ऐसे ही छतरपुर के पास चंद्रपुर में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है छतरपुर, छतरपुर के पास स्थित है ये। नेक्स्ट,
एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम किया है राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान, राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसको किया गया है और ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन है। उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए राजा रमन्ना केंद्र भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक नई इकाई है जो लेजर कण त्वरक और संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर परमाणु फ्रंटलाइन अनुसंधान क्षेत्र में कार्यरत है। मूल रूप से उन्नत क्षेत्र कहा जाता है। इसका नाम दिसंबर 2005 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए राजा रमन्ना केंद्र के रूप में बदल लिया गया। ठीक है, तो 2005 में प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम चेंज करके राजा रमन्ना कर दिया था। बांधव व मांडू ताप विद्युत ग्रह परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बांधव और मांडू जो विद्युत ग्रह परियोजना है, जैसे किसी भी राज्य में जब कोई इलेक्ट्रिसिटी इकाई यूनिट लगाई जाती है तो उसके लिए बहुत सारे राज्य हेल्प करते हैं और कुछ दो राज्य मिलकर के किसी भी राज्य की एक जॉइंट वेंचर को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे पास दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, बांधव और मांडू ताप विद्युत केंद्र, जो मध्य प्रदेश और गुजरात के संयुक्त उपक्रम है, यानी जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश और गुजरात के। सिंगाजी ताप विद्युत प्रोजेक्ट खंडवा, बांधव और मांडू ताप विद्युत ग्रह परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। इन परियोजना में कोयले की आपूर्ति सतपुड़ा क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति नर्मदा क्षेत्र से की जाती है। हाँ, ये आपको याद रखना है कि कोल की सप्लाई सतपुड़ा रीजन से और जल की आपूर्ति नर्मदा रिवर से की जाती है और बिजली जो बनती है वो दोनों ही स्टेटों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, गुजरात को और मध्य प्रदेश को। In which district of Madhya Pradesh 10 kV plant for making biofuel from रतनजोत? रतनजोत जिसे जटरोपा भी कहा जाता है से हम लोग बायोफ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के कौन से उसमें जिले में लगाया जा रहा है? तो इसका नाम है बांसगढ़ी मंडला में। मैंने ये भी बताया था कि मंडला में हम लोग परमाणु का एटॉमिक सेंटर भी बनाने वाले हैं। भारत का पहला, मध्य प्रदेश का पहला परमाणु चुटका कहाँ? मंडला में लगाया जा रहा है। इसके अलावा रतनजोत से बनने वाला डीजल जो बायोफ्यूल हम लोग बनाते हैं उसका भी कारखाना एमपी के मंडला के बांसगढ़ी में लगाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये है हम लोगों की सीरीज एमपीसीजीएल एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन करें। नेक्स्ट वन इज एमपीसीजीएल के टेस्ट सीरीज जो और भी कई एग्जाम के लिए। तो ये था हमारा एक सेगमेंट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस का अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमको ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि हमें किन किन चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को और अधिक पढ़ना है और किन किन चीज़ों को याद रखना है। तो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी मच बेनिफिशियल फॉर यू, तो डोंट मिस इट एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।